हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का अगला चैप्टर नंबर 32 और बायो का अगला चैप्टर नंबर 16 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पादप उत्तक प्लांट टिश्यू और इसमें हम लोग टोटल 60 एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। एनिमल टिश्यू हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो एनिमल टिश्यू को देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन के ऊपर में राइट साइड कॉर्नर पर आप देखो एक आई बटन दिखेगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप बाकी सारे चैप्टर्स तक पहुंच सकते हो या फिर चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। ये जो आपका चैप्टर है पादप उत्तक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और ये चैप्टर आपका 3-4 दिन लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं बिजी था। ये चैप्टर मैं बहुत पहले ही रेडी कर लिया हुआ था, ज़्यादा एमसीक्यू भी नहीं है, मात्र 60 सवाल है इसमें और पीपीटी वगैरह सारा मैंने रेडी कर लिया हुआ था। 30 तारीख को मैंने सोचा था अपलोड करूँगा, लेकिन दूसरे कामों में बिजी होने के कारण ये जो चैप्टर है आपका 3-4 दिन लेट अपलोड हो रहा है। प्लांट टिश्यू में हम लोग सीधा आते हैं टाइप्स के ऊपर, क्योंकि टिश्यू क्या है, टिश्यू शब्द किसने दिया, हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, हिस्टोलॉजी क्या होता है, इन सब के ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम सीधा प्लांट टिश्यू के टाइप्स पर आते हैं। प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्य उत्तक और परमानेंट टिश्यू अस्थायी उत्तक। इन दोनों में क्या अंतर है हम लोग देखेंगे अभी। और यहाँ पर फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि जो परमानेंट टिश्यू होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे चल करके परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है। अब आते हैं अंतर के ऊपर कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर जिसके आधार पर यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू अलग अलग होते हैं, वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, आप जानते हैं कि टिश्यू है तो कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, कोशिकाएं होंगी इनमें बहुत सारे, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन की क्षमता होती है, यानी इनके सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू के सेल्स अब डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर है और इसी अंतर के आधार पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू नाम दिया गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, माफ करना डिवाइड कर सकते हैं, और परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगला अंतर देखो क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर्ड होते हैं। तीसरा अंतर यह है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अविभेदित होते हैं। मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं अभी इनका शेप फिक्स नहीं है, साइज फिक्स नहीं है, फंक्शन फिक्स नहीं है, इन सब में बदलाव हो सकता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी पूर्ण विभेदित होते हैं, यानी इनकी कोशिकाओं का जो शेप है, साइज है, फंक्शन है, ये सब अब फिक्स हो चुका है, निर्धारित हो चुका है, उनमें अब कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो हमेशा लिविंग होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू के सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे आगे किन में लिविंग किन में डेड होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका द्रव्य सघन होता है या फिर बोल तो ज़्यादा होता है, और इनके तुलना में परमानेंट टिश्यू के सेल्स में कम होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं राजधानी होती है वो अनुपस्थित होती है, जबकि परमानेंट में उपस्थित होती है। राजधानी हम लोगों ने सेल चैप्टर में देखा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, विभाजन की क्षमता होती है, तो इसीलिए इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो थिक और थिन कुछ भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ अंतर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्न में से कौन एक पादप उत्तक का उदाहरण नहीं है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, जाइलम टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर, मस्कुलर टिश्यू ये एनिमल टिश्यू है। डैश उत्तक की कोशिकाएं विभाजित कर सकती है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित कर सकती है, परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं विभाजित नहीं कर सकती है। पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा ये दोनों ही परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स हम लोगों ने देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्य उत्तक और परमानेंट टिश्यू अस्थायी उत्तक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये आपको प्लांट्स के हर पार्ट में नहीं दिखेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पौधे के हर हिस्से में आपको नहीं दिखने वाला, ये कुछ ही हिस्सों में आपको दिखेगा, कुछ ही हिस्सों में ये ग्रोथ करवाता है। अब क्योंकि कुछ ही हिस्सों में है तो इनके लोकेशन के आधार पर इनके 3 टाइप्स हैं, यानी ये कहाँ पे पाया जा रहा है पादप के अंदर, उनके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखो कि जो एपिकल मेरिस्टम है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है इसे प्राइमरी मेरिस्टम भी बोलते हैं।
इसे प्राइमरी मेरिस्टम भी बोलते हैं, जबकि लैटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम है यानी कि ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा, जैसे कि पौधों की लंबाई में वृद्धि, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि होना, पौधों की लंबाई आना, ये प्राइमरी ग्रोथ होता है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी मेरिस्टम, ये करवाएगा सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बोले तो द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि द्वितीयक विभाज्य उत्तक, प्राइमरी मेरिस्टम यानी कि प्राथमिक विभाज्य उत्तक, और प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि। तो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि जैसे कि जो तना है उसकी मोटाई, उसमें मोटाई का आना, वो सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। तो इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। एपिकल और इंटरकैलरी ये प्राइमरी मेरिस्टम, और लेटरल ये सेकेंडरी। परमानेंट टिश्यू फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम। तो ये सारे पूरे टाइप्स हो गए हैं। हम लोग इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और उनके ऊपर सवालों को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं एपिकल मेरिस्टम। मैंने आपसे कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट के हर हिस्से में नहीं दिखेगा, कुछ ही हिस्सों में दिखेगा, और उनके लोकेशन के आधार पर, उनके स्थान के आधार पर ये कहाँ पाया जा रहा है पादप के अंदर, इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टम, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। एपिकल मेरिस्टम ये मिलेगा आपको, जो तना होता है उस तना के टिप पे, जैसे कि ये तना है तो इस तना के टिप पे आपको दिखेगा एपिकल मेरिस्टम। साथ में जो इसकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, रूट्स के टिप पे, यानी कि ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सारे रूट्स के टिप पे आपको ये एपिकल मेरिस्टम मिलता है। ये क्या करवाएगा, ये इसकी लंबाई को बढ़ाएगा, यानी ये जो जड़ है ये जमीन में और गहरी चली जाती है, ऐसे ये जड़ों में, ये जड़ें जो है और जमीन में धंसती चली जाती है, उसकी लंबाई जमीन में और बढ़ती चली जाती है। यही जो एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर है, जो तना के शीर्ष पर है, ये इसकी लंबाई यहाँ पे बढ़ाएगा एपिकल मेरिस्टम इस प्रकार से। तो तने और जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है कौन, एपिकल मेरिस्टम। और ये हो गया प्राइमरी ग्रोथ, ये है प्राइमरी मेरिस्टम। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम ये कहां पर मिलेगा, ये देखो आप, ये जो आप बांस देख रहे हो, तो बांस का ये जो 2 गांठ है इसे बोलते हैं नोड। ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और बीच का ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है इंटरनोड। ये हो गया इंटरनोड। इंटरनोड बोले तो पर्व संधि, और नोड बोले तो संधि। तो पर्व संधि के बीच की लंबाई को बढ़ाता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसको आप ऐसे समझो, मान लो ये एक बांस था, ये 2 नोड्स थे, यानी ये इंटरनोड देखो कितना कम है, यानी 2 नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो देखो कितना कम है। तो इसी बीच में ये इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। ये क्या करवाएगा, ये इस 2 नोड्स के बीच की लंबाई को बढ़ा देगा, यानी ये जो 2 नोड्स हैं ये अब दूर दूर चले जाएंगे। तो इसके बीच की लंबाई बढ़ गई, वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, इसीलिए पर्व संधि के बीच की लंबाई ये बढ़ गई। अब ऐसा नहीं है जिनमें आपको नोड्स क्लियरली दिख रहे हैं केवल उसी में इंटरकैलरी मेरिस्टम दिखेगा, सारे ही प्लांट्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली ये समझ में आता है, जिसके कारण समझाना यहाँ पर आसान हो जाता है। तो ये भी है प्राइमरी मेरिस्टम, और ये भी करवाएगा प्राइमरी ग्रोथ। ये दोनों हो गया प्राइमरी मेरिस्टम। उसके बाद लैटरल मेरिस्टम, ये बहुत बाद में आता है। लैटरल मेरिस्टम ये प्लांट के अंदर बहुत ही बाद में आता है, इसी को हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। और ये क्या करवाएगा, ये मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक पौधा शुरू में मोटा नहीं होता है, पहले वो लंबा होता है, बाद में जाकर के उसका तना मोटा होता है। जैसे मान लो ये कोई प्लांट था, राइट, ये प्लांट था, तो अभी जो इसका ये तना है ये उतना मोटा नहीं है। जैसे मान लो आम का पौधा था, आम का पौधा उसका जो तना होता है वो उतना मोटा नहीं होता है, बाद में जब वो बड़ा होता है तब जाकर के उसका जो तना होता है वो मोटा हो जाता है। तो ये जो मोटाई है, इस तने की जो मोटाई है, ये है लैटरल मेरिस्टम के कारण। तो मोटाई तो बाद में आता है, मोटाई तो बाद में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जो मोटाई है, मोटाई का आना, ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, द्वितीयक वृद्धि हो गया, और ये सेकेंडरी मेरिस्टम लैटरल मेरिस्टम के कारण होता है, इसे हम कैम्बियम ही बोलते हैं। तो तने और जड़ों की मोटाई को बढ़ाता है कौन, लैटरल मेरिस्टम, और तने और जड़ों की मोटाई आना ये हो गया सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। इंटरकैलरी मेरिस्टम आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जो ये लीफ है, जो पत्ती है, इस पत्ती के आधार पर यहाँ पर भी मिल जाएगा। मान लो पत्ती अगर टूट जाती है तो नई पत्ती बन जाती है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण।
उसके बाद अब यहां पर देखो, ये जो आपको दो संरचनाएं दिख रही है इसे कहा जाता है एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड्स, ये दोनों होंगे एक्जिलरी बड्स। ये भी है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। यहां से नई पत्ती बन सकती है, यहां से नया तना बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। ये जो एक्जिलरी बड है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां से नई पत्ती भी बन सकती है और नया तना भी बन सकता है, और फ्लावर भी बन सकते हैं, फूल भी बन सकते हैं। विभाज्य उत्तक का प्रकार है, विभाज्य उत्तक का प्रकार है, कौन है इनमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स? एपिकल मेरिस्टम है, लैटरल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, तो सारे के सारे हैं। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन तनों और जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है? तनों और जड़ों की लंबाई को कौन बढ़ाता है? शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टम। ये स्टेम के टिप पे मिल जाएगा, और कहाँ मिलेगा? रूट के टिप पे मिल जाएगा। तने की परिधि या मूल में वृद्धि डैश के कारण होती है। सर्कमफेरेंस और गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू। आपसे ये पूछ रहा है कि तने की परिधि, यानी मान लो ये कोई तना था तो इसकी परिधि ये इतनी थी, बाद में ये तना मोटा हो गया तो इसकी परिधि इतनी हो गई। तो मोटाई का आना बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तने और जड़ों में जो मोटाई आती है वो कौन से उत्तक के कारण आती है? ये लैटरल मेरिस्टम। बी हमारा राइट आंसर। पौधे के पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। पौधों के पर्व संधियों के पास, यानी कि जो नोड्स होते हैं प्लांट्स के, उनके पास, ये कौन सा हो जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। विभाज्य उत्तक के संदर्भ में सत्य चुने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताना है, इनमें से कौन इनकरेक्ट है, कौन गलत है? कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, ये बिल्कुल सही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है ताकि आसानी से ये डिवीजन कर सके। रसधानी अनुपस्थित होती है, ये भी सही है। कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है, ये गलत हो जाएगा। कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है, डेंस होता है। डी हमारा राइट आंसर। अस्थायी उत्तक के संदर्भ में कौन असत्य है? अब बताना है परमानेंट टिश्यू के बारे में कि कौन इनकरेक्ट है, कौन गलत है। कोशिकाएं विभाजित हो सकती है, ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती है, ये सही है। यह विभाज्य उत्तक से बनता है, ये भी सही है। कोशिकाएं मृत हो सकती है, तो ये भी सही है। लिखा हुआ है मे बी, हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकती है, तो ये भी सही है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख लिया कि कौन क्या करता है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर है? इस दोनों में ये अंतर है, सिंपल मतलब ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। परमानेंट टिश्यू मतलब आप जानते हो कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी। सिंपल मतलब एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो मिलकर के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब हम इन सब के बारे में थ्योरी देखेंगे, साथ में सवालों को करेंगे। सबसे पहला अंतर आप ये ध्यान में रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा में भी लिविंग होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। हम आते हैं सेल वॉल के ऊपर। पैरेन्काइमा के पास जो सेल्स हैं उसकी सेल वॉल थिन होती है। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो भी थिन होती है, लेकिन कोना पर जाकर के जो कॉर्नर होता है वहां पर जाकर के वो मोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पर पैक्टिन का जमाव हो जाता है। मेनली पैक्टिन के कारण। देखो यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन सब होगा, लेकिन पैक्टिन के ज्यादा जमाव के कारण कॉर्नर पर मोटी हो जाती है। स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही मोटी होती है लिग्निन के कारण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में देखो। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय क्षेत्र, यानी कोशिकाओं के बीच का स्थान। ये कोशिकाएं हैं, तो ये जो स्थान है बीच में जो छूट रहा है यहाँ पर, इसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये पैरेन्काइमा में आपको ज्यादा दिखेगा, कोलेनकाइमा में बहुत ही कम दिखता है, ठीक है, वेरी लिटिल, यानी कि बहुत ही कम। स्क्लेरेन्काइमा में ये इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ये इतनी मोटी होती है कि दो कोशिकाओं, तीन कोशिकाओं, चार कोशिकाओं, यानी कोशिकाओं के बीच स्थान बचता ही नहीं है। फंक्शन देखो इंपॉर्टेंट है। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, क्योंकि फूड को स्टोर करना इसका मेन फंक्शन होता है, इसीलिए इसका जो वैक्यूल होता है, रसधानी होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। कोलेनकाइमा टिश्यू ये पौधों के अंदर लचीलापन लाता है और उसको यांत्रिक सहारा देता है।
स्क्लेरेन्काइमा ये पौधों को हार्ड और स्टिफ बनाएगा, यानी कि कठोर और मजबूत बनाएगा, और ये भी क्या करवाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। यहाँ पे लिख लेना, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा, यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। तो ये सारे बेसिक अंतर है इन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो ये जो पूरा टेबल है ये ध्यान में रखिएगा, आप, महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? इनमें से कौन है जो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? कोलेन्काइमा है, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, जाइलम नहीं है। डी हमारा राइट आंसर। ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है एनिमल टिश्यू के तुलना में। इस चैप्टर से सवाल आते हैं तो आपसे छूटेंगे नहीं। सरल अस्थायी उत्तक बनी होती है। सरल अस्थायी उत्तक केवल जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। केवल जीवित कोशिकाओं से बनी होती, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि सरल अस्थायी उत्तक हो सकता है जीवित कोशिकाओं से बनी हो सकता है मृत कोशिकाओं से बनी हो। आपने देखा स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, जबकि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा के लिविंग होते हैं। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा कि केवल मृत कोशिकाओं से बनी होती है। हाँ, ये सही है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से ये जो सरल अस्थायी उत्तक होता है ये बनता है। सी हमारा राइट आंसर। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परत होती है जिसे डैश कहते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस हो गया आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग इन प्लांट्स, आउटर कवरिंग इन प्लांट्स। और ये क्या होती है? कोशिकाओं की एक परत वाली कवरिंग होती है। जो एपिडर्मिस है ये कोशिकाओं की एक परत वाली कवरिंग होती है। जैसे हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के अंदर देखा था सिंपल एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आपने क्या देखा था? सिंपल मतलब कोशिकाओं की बस एक परत होगी। वैसे ही यहाँ पर है ये जो एपिडर्मिस है वो कोशिकाओं की बस एक परत है जो पूरे प्लांट बॉडी को, पूरे प्लांट को कवर करके रखती है, और ये प्रोटेक्शन का काम करती है यहाँ पर। तो इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। एपिडर्मिस को प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। देखेंगे हम लोग आगे इसके ऊपर सवाल भी। तो इस एपिडर्मिस के नीचे यानी इस आउटर कवरिंग के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सी हमारा राइट आंसर। ये देखो पत्ती के एक क्रॉस सेक्शन को जूम करके दिखाया गया है। तो सबसे बाहर में आप देखो यहाँ पर एपिडर्मिस दिख रहा है। सबसे बाहर जो कवरिंग है वो एपिडर्मिस की होती है। एपिडर्मिस ये एक कोशिका वाली लेयर होती है। या आप यहाँ पर कोशिकाएं देख सकते हो, ये कोशिका है, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, और ये सारे कोशिकाएं देखो बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एकदम सटे होते हैं क्योंकि कवर करना है। तो जब आप किसी चीज को कवर करते हो तो आप क्या चाहते हो कि अच्छे से वो कवर हो जाए, कहीं पर भी कोई होल ना बचे। तो वही काम यहाँ पर होता है। एपिडर्मिस है यानी कि वो उसका काम कवरिंग करना है, कवर करके प्रोटेक्शन देना है, इसलिए पूरे सटे होते हैं इसके सेल्स। और इस एपिडर्मिस के नीचे आपको देखो ये सारी जो संरचनाएं दिख रही है इस प्रकार से, इसमें आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये है पैरेन्काइमा सेल्स। यहाँ देखो लिखा हुआ है पैरेन्काइमा, 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 ये सारे जो दिख रहे हैं आपको। और ये जो ब्लैक कलर का डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको क्या मिला? पैरेन्काइमा मिला। ध्यान में रखिएगा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पत्ती में, ठीक है, पत्तियों में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको क्या मिला? क्लोरोप्लास्ट मिला। पैरेन्काइमा मिला, पैरेन्काइमा सेल्स मिला। और पैरेन्काइमा सेल्स में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। यानी एक सेल के अंदर देखो कई सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। ये देखो एक स्टेम को काट करके दिखाया गया है, यानी कि जो एक स्टेम होता है इसको यहां से ऐसे काट दो और ऊपर से झांको तो इस प्रकार से दिखेगा। तो एक स्टेम को काट करके दिखाया गया है। सबसे ऊपर में आपको क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको हड़ में मिलेगा, लीफ में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, रूट में मिलेगा। यानी पूरे प्लांट ऑर्गन को, जितने भी प्लांट ऑर्गन्स होते हैं उन सब का जो आउटर कवरिंग होता है वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको स्टेम में क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स मिलेगा। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको देखो कॉर्टेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस कॉर्टेक्स में देखो, कॉर्टेक्स में आपको पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा और कॉर्टेक्स में ही आपको कोलेन्काइमा टिश्यू भी मिलेगा। उसके बाद वैस्कुलर बंडल मिलेगा। वैस्कुलर बंडल बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को एक साथ। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ बोलते हैं। कैम्बियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैम्बियम को शामिल किया गया है इस डायग्राम में, लेकिन आप ध्यान में रखो जाइलम और फ्लोएम, कैम्बियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम और फ्लोएम को एक साथ। तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलकर के वैस्कुलर बंडल बनाते हैं और उसके बाद आपको मिलेगा पित्त,
ये पूरा जो है ये पित्त है और इस पित्त में देखो पैरेन्काइमा है। तो आप यहाँ से ये ध्यान में रख सकते हैं कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पर है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपने लीफ के अंदर देखा, पत्ती के अंदर देखा, उसके बाद स्टेम के अंदर आपने देखा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स में आपको पैरेन्काइमा दिख गया। उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद वैस्कुलर बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल के बाद पित्त होता है, तो पित्त में भी आपको पैरेन्काइमा दिख गया। पित्त को हिंदी में पिथी बोलेंगे, वैस्कुलर बंडल को संवहन बंडल बोलेंगे, कॉर्टेक्स को हिंदी में कॉर्टेक्स ही बोलेंगे, एपिडर्मिस को हिंदी में एपिडर्मिस ही बोलेंगे। यहाँ पर आप कोलेनकाइमा के बारे में भी देख सकते हो, कॉर्टेक्स में कोलेनकाइमा है। यहाँ पर आप वैस्कुलर बंडल के पास स्क्लेरेनकाइमा देख सकते हो। तो ये सारे लोकेशंस हो गए स्टेम के अंदर कि कहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा है, कहाँ पर कोलेनकाइमा है, कहाँ पर पैरेन्काइमा है। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है पैरेन्काइमा। डैश सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। सबसे अधिक पाया जाने वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। अब देखते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। कोशिका भित्ति पतली होती है और अंतरकोश के जो स्थान होता है यानी कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है वो अधिक होता है और राजधानी बड़ी होती है। राजधानी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फूड को स्टोर करना होता है। फूड को स्टोर करना होता है, राजधानी में ये फूड को स्टोर करके रखती है इसकी कोशिकाएं। मान लो पैरेन्काइमा टिश्यू के पास क्लोरोप्लास्ट है, जैसा कि अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आपने देखा था पैरेन्काइमा के सेल्स के पास देखो जो डॉट्स दिखाए गए हैं आपको, ये क्लोरोप्लास्ट्स हैं। एक सेल के अंदर देखो कई सारे क्लोरोप्लास्ट्स हैं। तो अगर पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो हम उसे क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, यानी कि वो जो सेल्स होंगे उनमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो क्लोरेनकाइमा ये कुछ नहीं, ये एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसकी कोशिकाओं के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनके पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में एक कैविटी बनता है जिसमें हवा भरा होता है और उसके कारण उसको बायोन्सी मिलता है। और उस केस में हम लोग पैरेन्काइमा टिश्यू को एरेन्काइमा बोलेंगे। तो एरेन्काइमा बोलेंगे जलीय पौधे के केस में पैरेन्काइमा टिश्यू को, और क्लोरेनकाइमा हम तब बोलेंगे जब पैरेन्काइमा टिश्यू के पास क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो। ये पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स हैं। आप देखो यहाँ पर ये इंटरसेलुलर स्पेस दिखाया गया है, ये वाला, ये सारे इंटरसेलुलर स्पेस है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। उसके बाद ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट है ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये वैक्यूल है, राजधानी है, और ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। उसके बाद मैंने आपको कहा जलीय पौधे में एरेन्काइमा दिखेगा, यानी जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उसके सेल्स, उनके जो सेल्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं। देखो ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करके रखी हुई है कि इनके बीच एक कैविटी बनता है। इस कैविटी में हवा भरा होता है, इसीलिए हम इसे एयर कैविटी बोलते हैं, जिसके कारण बायोन्सी मिलता है, प्लांट को उत्प्लावन बल मिलता है। डैश की कोशिका भित्ति पतली होती है, सेल वॉल पतली होती है, पैरेन्काइमा। बी हमारा राइट आंसर। डैश उत्तक के कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। ये कहां मिलेगा आपको, पैरेन्काइमा में मिलेगा। सी हमारा राइट आंसर। पैरेन्काइमा उत्तक का काम क्या है? पैरेन्काइमा उत्तक का मेन काम है फूड को स्टोर करना। सी हमारा राइट आंसर। फ्लेक्सिबिलिटी, पौधों के अंदर लचीलापन लाना, ये कोलेनकाइमा का काम है। पौधों को हार्ड और स्टिफ बनाना, ये स्क्लेरेनकाइमा का काम है। और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये फ्लोएम का काम है। डैश उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कोलेनकाइमा, इन सब की कोशिकाएं जीवित होती है। सी हमारा राइट आंसर। यदि पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे डैश कहते हैं। क्लोरोफिल बोल दे या फिर बोल दे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो अगर पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है या फिर बोल दे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो मैंने आपसे कहा कि उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। एरेन्काइमा उत्तक पाया जाता है। एरेन्काइमा उत्तक ये पाया जाता है किसमें, जलीय पौधों में, हाइड्रोफाइट्स में, या फिर एक्वेटिक प्लांट बोल दे आपसे, एक्वेटिक प्लांट बोल दे या फिर हाइड्रोफाइट्स बोल दे, उसमें आपको दिख जाएगा एयर कैविटी पैरेन्काइमा सेल्स के बीच, और वहां पे हम लोग पैरेन्काइमा टिश्यू को एरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। एरेन्काइमा उत्तक विशेष प्रकार का डैश उत्तक है, तो एरेन्काइमा एक स्पेशल टाइप है पैरेन्काइमा का। सी हमारा राइट आंसर। अब आते हैं कोलेनकाइमा के ऊपर। कोलेनकाइमा के बारे में भी हम लोगों ने देखा
कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है लेकिन कोनों पर जाकर के मोटी हो जाती है क्योंकि पैक्टिन का जमाव वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा पत्तियों के नीचे पर्णवृत्त में, यानी कि जो लीफ स्टॉक होता है, लीफ स्टॉक में भी जो एपिडर्मिस होगा उसके नीचे। हम लोग देखेंगे अभी पिक्चर में। फंक्शन क्या है? यांत्रिक सहारा देना कोलेनकाइमा का काम है और लचीलापन लाता है। अब देखो कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनमें भी कहीं कहीं पर हरित लवक दिखेगा कोशिका के अंदर, तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इनके कोशिकाओं के पास भी हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट हो और वो फोटोसिंथेसिस करे। ये है कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स। यहाँ आप देखो ये सेल वॉल दिखाया गया है, ये सेल वॉल है और कॉर्नर पर जाकर देखो ये मोटी हो चुकी है। कॉर्नर पर ये जो कोशिका भित्ति है ये मोटी हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पैक्टिन का जमाव ज़्यादा हो गया है। पैक्टिन जो पदार्थ है इसका जमाव ज़्यादा हो गया है इस कोने पर जाकर के, इसी कारण से ये कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है कोनों पर। पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन ये कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। डैश उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो ये पूरा लाइन एनसीईआरटी का है, इसको आप एग्जैक्ट याद रखें। आंसर हमारा यहाँ पर कोलेनकाइमा हो जाएगा। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा के संदर्भ में सही चुनना है। कौन है करेक्ट कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में? यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ये सही है। इसे एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। देखो ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है, ये जो स्टॉक दिख रहा है, इसका भी आउटर कवरिंग एपिडर्मिस होगा। तो यहां पर एपिडर्मिस के नीचे आपको मिल जाएगा कोलेनकाइमा। क्या मिल जाएगा? कोलेनकाइमा। उसके बाद आपने स्टेम में देखा था, स्टेम में आपने देखा था कि कॉर्टेक्स रीजन में पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा भी था। कोशिकाओं के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, यहां पर लिख लो रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही हैं। डैश में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक है जबकि डैश में नहीं है। तो जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है पैरेन्काइमा में और नहीं है स्क्लेरेन्काइमा में। तो सी हमारा राइट आंसर। अब आते हैं स्थूल कोण उत्तक में, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में। इसकी कोशिकाएं मृत होती है, डेड होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है लिग्निन के कारण, और यहां पर कोशिकाओं के बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं होगा। इंटरसेलुलर स्पेस यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कहां मिलेगा? ये मिल जाएगा स्टेम में। आपने देखा था वैस्कुलर बंडल के पास, वैस्कुलर बंडल के पास आपने देखा था स्टेम में, पत्तियों के शिराओं में, बीज और फलों के कठोर छिलके में और नारियल के छिलके में। काम क्या है इसका? इसका काम है यांत्रिक सहारा देना और इसका काम है पौधों को मजबूत और कठोर बनाना। यांत्रिक सहारा देना कोलेनकाइमा का भी काम था, लेकिन वो पौधों के अंदर लचीलापन लाता है कोलेनकाइमा, लेकिन ये पौधे को मजबूत और हार्ड बनाता है। यहाँ आप देखो स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल वॉल है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का पिक्चर है। थिक लिग्निफाइड वॉल्स, यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो लिग्निफाइड है, यानी कि लिग्निन है, लिग्निन के कारण ये मोटी हो जाती है। डैश उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, डैश उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। बाकी कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं जीवित होती है। डैश पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। नारियल का रेशेयुक्त छिलका, आप जानते हो नारियल के छिलके में काफी सारे रेशे होते हैं, तो वो जो रेशेयुक्त छिलका होता है वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के संदर्भ में असत्य चुने। इनकरेक्ट चुनना है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। इसकी कोशिका जीवित होती है। क्या इसकी कोशिका जीवित होती है? नहीं। ए हमारा राइट आंसर, यह गलत हो जाएगा। इसकी कोशिका मृत होती है। इसकी कोशिका लंबी होती है और पतली होती है। यहां पर पतली का मतलब थिन काट दो, यहां पर पतली का मतलब नैरो है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं लिग्निन के कारण वो मोटी होती है। सेल वॉल स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल लिग्निन के कारण मोटी होती है, लेकिन ये लंबी और नैरो होती है। नैरो मतलब कुछ इस प्रकार से, यानी कि कॉर्नर पर जाकर के ये पतली हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका नैरो पार्ट, बट ये मोटी होती है इसकी सेल वॉल लिग्निन के कारण। तो लंबी होती है और नैरो होती है।
तो यहाँ पर पतली का मतलब आप नैरो बोलना, थिन मत बोलना। अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो डी सी भी सही है, ए गलत है, यही हमारा राइट आंसर। एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक की कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण मोटी होती है, बी हमारा राइट आंसर। लिग्निन जो होता है वो सीमेंट का काम करता है, ठीक है। ये चीज आप, ये वर्ड ध्यान में रखना। कभी पूछ दे कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कौन सा पदार्थ है जो सीमेंट की तरह काम करता है, वो है लिग्निन। लिग्निन ये सीमेंट की तरह काम करता है पौधों को कठोर और मजबूत बनाने के लिए एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर। एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक उपस्थित होता है, ये कहाँ पर उपस्थित होता है? पत्तों की शिराओं में, वेन्स ऑफ लीव्स, उसके बाद बीजों में नहीं, बीजों के कठोर छिलके में, बीजों के कठोर छिलके में और फलों के कठोर छिलके में। यहां पे लिख लेना बीजों के कठोर छिलके में, और यहां पर सही है फलों के कठोर छिलके में। तो इनमें से सभी। यहां आप देख सकते हो ये नट्स है। तो नट्स का ये जो आप कवर देख रहे हो ना, ये जो ऊपर वाला आपको कवर दिख रहा है, इसमें आपको मिल जाएगा एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। उसके बाद ये देखो पियर फ्रूट है, ये है नाशपाती और साथ में अमरूद। तो अमरूद के बीच में भी आपको इस प्रकार का व्हाइट पार्ट दिखता है, और ये है नाशपाती के अंदर भी ये व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है। इसे पल्प बोलते हैं, और इसमें भी एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और गावा के अंदर भी पाया जाएगा। तो गावा और पियर ये दोनों ध्यान में रखना। नाशपाती और अमरूद का जो पल्प होता है उसमें एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मिलता है। उसके बाद ये नारियल का छिलका है, आप देख सकते हो ये नारियल का हस्क है, ये भी एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। उसके बाद यहाँ देखो ये वेन आपको दिखाया गया है, ये सारे वेन्स हैं, इसमें भी एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ में वैस्कुलर बंडल के पास एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपने देखा था। पौधों की पूरी सतह डैश से ढकी रहती है, एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे डैश कहते हैं। पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ए हमारा राइट आंसर। यहां देखो ये एपिडर्मिस दिखाया गया है, ये सारी कोशिकाएं हैं। तो ये कोशिकाएं तो आपस में सटी हुई है, इसके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं है। लेकिन आप नीचे देखो पत्ती के दो परत हैं, एक इस साइड वाला और एक इसके पीछे जो साइड होगा उसमें, और दोनों ही साइड एपिडर्मिस होगा। तो यहाँ एक साइड में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन दूसरे साइड में देखो ये एपिडर्मिस की सेल, ये एपिडर्मिस की सेल, ये एपिडर्मिस की सेल, लेकिन बीच में आपको एक ये छेद दिखाया गया है, पोर दिखाया गया है। ये एपिडर्मिस की सेल, ये एपिडर्मिस की सेल, ये एपिडर्मिस की सेल, मतलब इस प्रकार से है। मान लो ये एपिडर्मल सेल्स हैं, तो ये एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स, और बीच में ये एक पोर छूट गया, यहाँ पे ये पोर छूट गया, और यहां पर आपको दूसरे प्रकार के सेल्स दिख रहे हैं इस प्रकार से। ये जो पोर है इसे स्टोमेटा कहा जाता है। ऐसा मत समझना कि जो एपिडर्मल सेल है उसके बीच में होल होता है, नहीं। एपिडर्मल सेल्स जो आपस में अरेंज होते हैं तो उनके बीच में कहीं कहीं पर पोर होता है, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों के अंदर जो एपिडर्मिस होते हैं उनमें क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में छिद्र बोले तो एपिडर्मल सेल्स के बीच में पोर होता है, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा प्लूरल वर्ड है और स्टोमा ये सिंगुलर वर्ड है। तो स्टोमेटा हमारा राइट आंसर। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिन्हें डैश कहते हैं। इसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। इसी पिक्चर में आप देख लो, ये है स्टोमेटा, ये है स्टोमा, ये है स्टोमा, और ये देखो ये है गार्ड सेल। ये जो स्टोमा है ये कब बंद होगा, ये कब खुलेगा, ये गार्ड सेल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहां आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये है स्टोमा ये सिंगुलर वर्ड है, स्टोमेटा ये प्लूरल वर्ड है। और ये जो आपको किडनी के शेप की संरचना दिख रही है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये दोनों है गार्ड सेल्स। स्टोमेटा का मुख्य काम क्या है? स्टोमेटा का मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। सी हमारा राइट आंसर। जड़ों के एपिडर्मल कोशिकाओं में बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिसे डैश कहते हैं। अब एपिडर्मल कोशिका यानी कि एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस तो मैंने आपसे कहा प्लांट के हर पार्ट में आपको दिख जाएगा आउटर कवरिंग। जड़ के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जड़ के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, देखो उनमें कुछ इस प्रकार के आउटग्रोथ होते हैं, ठीक है। इसे हम रूट हेयर बोलते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स के ही प्रोजेक्शन है,
अब देख रहे हो ये सारे जो है एपिडर्मल सेल्स हैं और इसी का ये आउट ग्रोथ है, इसे हम क्या बोलेंगे, रूट हेयर बोलेंगे। और यही आपको यहाँ पर दिखाया गया, रूट हेयर। रूट हेयर क्या करता है, आप जानते हो जो जड़ है, जड़ जो है मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवशोषित कर सके इसके लिए ये रूट हेयर्स सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। रूट हेयर मदद करते हैं, रूट हेयर मदद करते हैं अधिक पानी सोखने में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है, जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है बोले तो अवशोषक सतह क्षेत्रफल जो है ये बढ़ा देता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जड़ें जो होती है वो एब्जॉर्ब कर सकती है मिट्टी से। तो ए हमारा राइट आंसर। कम पानी सोखने में गलत हो जाएगा, जल के लिए अवशोषक सतह को कम करने में ये गलत हो जाएगा, अवशोषक सतह को बढ़ाने में। वाष्पोत्सर्जन में ट्रांसपीरेशन जड़ों से नहीं होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ डैश का लेप होता है। ये भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके एपिडर्मिस में आपको क्यूटीन मिलेगा। उनके एपिडर्मिस में क्यूटीन मिलेगा। क्यूटीन एक वैक्सी सबस्टांस है जो अपने से होकर के पानी को पार नहीं करने देता है। ये एक केमिकल सबस्टांस है विद वाटरप्रूफ क्वालिटी। ये डेजर्ट प्लांट के अंदर वाटर लॉस को रोकने का काम करता है। क्यूटीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यूटीन हमारा राइट आंसर। यहां आप देख सकते हो डेजर्ट प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस है, ये आपको पूरा एपिडर्मिस का कवर दिखाया गया है ऊपर से, जिसमें आपको एक गार्ड सेल दिखाया गया है और बीच में ये स्टोमेटा है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, ये डेजर्ट प्लांट के अंदर है, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको क्यूटिकल दिख रहा है। इसी क्यूटिकल के अंदर क्यूटीन होता है। ये जो क्यूटिकल है ये क्यूटीन से ही बना होता है और ये एक वैक्सी सबस्टांस है विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी। ये प्लांट के अंदर वाटर लॉस को बचाएगा। मरुस्थलीय पौधे हैं, पानी की आवश्यकता है, वहाँ पानी की कमी होती है, तो जो भी पानी है वो लॉस ना हो जाए, इससे बचाने का काम ये क्यूटीन करता है। वृक्षों में उपस्थित कॉर्क के संबंध में कौन सत्य है? इसकी कोशिकाएं मृत होती है, ये सही है। अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ये भी सही है। इसे पादपों में सुरक्षात्मक उत्तक यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है। देखो, एक तो मैंने आपसे कहा एपिडर्मिस के बारे में, और अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कॉर्क। इस दोनों को कहा जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट्स यानी कि सुरक्षात्मक उत्तक पौधों के अंदर। देखो, सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने आपसे क्या कहा था? सेकेंडरी ग्रोथ कहा था जैसे कि जो तना है उसकी मोटाई में वृद्धि होती है, यानी जो स्टेम है, तना है, वो अगर मोटा हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो ये जो एपिडर्मिस जो लेयर थी ये रप्चर हो जाती है। देखो, एपिडर्मिस का काम मैंने आपसे क्या कहा, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। ये आउटर कवरिंग है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टेम के अंदर, यानी जो तना है वो मोटा होता है, तो ये जो एपिडर्मिस की जो लेयर है, जो एक कोशिका वाली लेयर है, ये टूट फूट जाती है, रप्चर हो जाती है। अब क्योंकि ये रप्चर हो चुकी है तो कोई तो चाहिए इसके प्रोटेक्शन के लिए। ये जो तना है, अब देखो ये इस तरह का ब्राउन हो चुका है ना, ये जो तना है ये ब्राउन हो चुका है, साथ में दिख रहा है कि कितना मोटा हो चुका है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ये मोटापन आया है और ये ब्राउन कलर का हो चुका है। तो जब तना के अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो एपिडर्मिस वाली जो लेयर होती है वो टूट फूट जाती है, रप्चर हो जाती है, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम कर रही थी एपिडर्मिस। तो अब ये टूट फूट गई तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ और आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बनता है अब कॉर्क। ये अब कॉर्क यहाँ पर बनता है और यही कॉर्क छाल बना देता है। ये जो छाल आपको दिख रहा है बाहर से ब्राउन कलर का, बारक आपको दिख रहा है, ये जो बारक है ये कॉर्क से ही बना हुआ है और ये कॉर्क डेड सेल से बनता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टेम के अंदर हुआ तो एपिडर्मिस रप्चर्ड हो गया और कॉर्क का निर्माण हुआ और वही छाल बना दिया। कॉर्क कोशिका की भित्ति पर डैश नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। यह भी एनसीईआरटी का लाइन है एग्जैक्ट। जो कॉर्क सेल की जो कोशिका भित्ति होती है, कॉर्क सेल डेड होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें आपको मिलेगा सुबेरिन। सुबेरिन ये भी एक वैक्सी सबस्टांस होता है, वैक्सी पदार्थ है, मोम जैसा पदार्थ है। ये भी इम्परमिएबल होता है गैस और वाटर के लिए, और इसके ऊपर भी आप जानते हो काफ़ी सारे सवाल पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में।
निम्न में से कौन पादपों में रक्षी उत्तक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है प्लांट्स के अंदर? तो एक तो कॉर्क और दूसरा एपिडर्मिस। पहले एपिडर्मिस था, बाद में क्या हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। सेकेंडरी ग्रोथ जब हुआ, एपिडर्मिस टूट फूट गया, रप्चर हो गया, तब जाकर के कॉर्क का निर्माण हुआ प्रोटेक्शन के लिए, और यही कॉर्क छाल बनाता है। हम लोग प्लांट टिश्यू के अंदर एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, लेटरल, इन सब के ऊपर सवालों को देख चुके हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन सब के ऊपर सवालों को देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर। निम्न में से कौन एक जटिल अस्थायी उत्तक है? जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल अस्थायी उत्तक बोलने का क्या मतलब हुआ? अस्थायी उत्तक यानी कि इसकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी। जटिल बोलने का मतलब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ये बनता है। जटिल अस्थायी उत्तक बने होते हैं। सिमिलर सेल्स गलत हो जाएगा, डिफरेंट सेल्स ये सही हो जाएगा। केवल मृत कोशिकाओं से बोलना भी गलत हो जाएगा और केवल जीवित कोशिकाओं से बोलना भी गलत हो जाएगा। हम लोग देखेंगे इसमें जीवित कोशिका भी होती है और मृत कोशिका भी होती है। जाइलम टिश्यू का काम क्या है ये शायद आप सब जानते हैं। इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स को, कहां से कहां, जड़ों से लेकर के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। अब जाइलम टिश्यू के बारे में आप जानते हो कि एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। तो ये कोशिकाएं कौन कौन सी है यहां पर देख लो। ट्रैकीड्स बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। आप इसको कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, या फिर चलो सेल्स भी बोल दो तो भी चलेगा। देखो जो ट्रैकीड्स है ये एक संरचना है, जो अलग प्रकार की कोशिका से मिलकर के बनती है। वेसल्स ये एक अलग संरचना है जो कि अलग प्रकार की कोशिका से मिलकर बनती है। बट आप यहां पर सेल्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी जो संरचनाएं हैं ये अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो आप इसे कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू बोल सकते हो, एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू बोल सकते हो, या फिर सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यू बोल सकते हो। तो इसके ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये आप अच्छे से ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक तो हो गया वाहिनिका ट्रैकीड्स, दूसरा वाहिका वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा वही है जो आपने पढ़ा था अभी तक। पैरेन्काइमा ये वही है जो अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बस ये जाइलम टिश्यू के अंदर दिख रहा है तो हम इसे जाइलम पैरेन्काइमा बोल देते हैं। उसके बाद जाइलम फाइबर। देखो फाइबर हमेशा डेड होता है और पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है। पैरेन्काइमा का काम आपने पहले भी देखा था फूड स्टोरेज का, यहाँ भी इसका काम फूड स्टोरेज का ही होगा, और सेल्स यहाँ भी लिविंग होती है। तो जाइलम टिश्यू के अंदर एकमात्र सेल, जाइलम टिश्यू के अंदर एक से अधिक प्रकार के सेल्स होते हैं, तो एकमात्र सेल्स जो कि जीवित होते हैं वो है जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अलावा जो भी है वो सारे के सारे डेड होते हैं। तो केवल ये बोलना कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू डेड सेल से बने होते हैं या फिर लिविंग सेल से बने होते हैं ये गलत होगा। डेड और लिविंग दोनों से बने होते हैं। इसमें जो ट्रैकीड्स और वेसल्स दिख रहा है ना, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन के लिए, यानी जल और खनिज के संवहन के लिए ट्रैकीड्स एंड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल है। पैरेन्काइमा का काम अभी भी वही होगा, फूड को स्टोर करना, और फाइबर्स हमेशा क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है। तो इन सारे सेल्स के अंदर, इन सारे कंपोनेंट्स या फिर इन सारे एलिमेंट्स के अंदर, अवयव के अंदर जीवित कौन है? केवल 3 नंबर वाला जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जहां भी आएगा जीवित होगा, बाकी सारे के सारे मृत है, डेड है। निम्न में से कौन समान उत्तक का उदाहरण है? निम्न में से कौन वेस्कुलर टिश्यू का उदाहरण है? वेस्कुलर टिश्यू हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, ध्यान रखिएगा। वेस्कुलर टिश्यू हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम और फ्लोएम हमारा राइट आंसर। कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि लेटरल मेरिस्टम। डैश मिलाकर संवहन बंडल बनाते हैं। संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम मिलकर के बनाते हैं। यहां आपने देखा था जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम। मैंने आपसे कहा कैम्बियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, ये भी वेस्कुलर बंडल है, ये भी वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पर आपको कैम्बियम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कैम्बियम दिख रहा है। तो कैम्बियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मेनली आपको फ्लोएम एंड जाइलम ध्यान में रखना है। ये दोनों मिल करके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। और यहीं पर देखो आपको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू भी मिल जाएगा। यह है स्टेम का क्रॉस सेक्शन। पौधों में जल और खनिज लवण को जड़ से तनों और पत्तियों तक लेकर के जाता है। जल और खनिज लवण को जड़ से तनों और पत्तियों तक लेकर के जाता है कौन? जाइलम। निम्न में से कौन जाइलम उत्तक का अवयव नहीं है? ट्रैकीड है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है। ये दोनों डेड होते हैं, ये लिविंग होते हैं। सीव ट्यूब ये फ्लोएम के अंदर दिखेगा। सही मिलान चुनना है, सही मिलान चुनना है। ट्रैकीड का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम पैरेन का काम है फूड को स्टोर करना,
जाइलम फाइबर्स का काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। सारे के सारे तो सही है। डैश जाइलम की मात्र जीवित कोशिका है। जाइलम की मात्र जीवित कोशिका है कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। बी हमारा राइट आंसर। बाकी ये डेड है, ये भी डेड है, ये भी डेड है। अब आते हैं फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम के बारे में भी आप सब जानते होंगे। इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। पत्तियों में जो फूड बना उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाना फ्लोएम टिश्यू का काम है। फ्लोएम टिश्यू के अंदर यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा। जाइलम में क्या था? एक जीवित कोशिका, बाकी सारे के सारे मरे हुए। यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे लिविंग होंगे, केवल एक को छोड़ करके, वो है फ्लोएम फाइबर। फाइबर जहाँ भी आ गया समझो वो डेड है। तो फ्लोएम फाइबर यहाँ पर डेड होगा, बाकी सारे के सारे लिविंग्स होंगे। तो यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, 5 अवयव आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। सीव सेल्स, चालिनी कोशिकाएं, चालिनी नलिकाएं। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स। आपको हो सकता है किसी बुक में आपको 4 दिखे, 4 ही कंपोनेंट्स दिखे, बट एनसीईआरटी में 5 दे रखा है तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया हुआ है। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स यानी कि साथी कोशिका। इस तीनों का काम है फूड को ट्रांसलोकेट करना, यानी कि फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम यहाँ भी वही होगा, फूड को स्टोर करना, और फाइबर का काम यहाँ भी वही होगा, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, मजबूती देना। निम्न में से कौन फ्लोएम का अवयव नहीं है? इनमें से कौन है फ्लोएम का एलिमेंट नहीं है? सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, वेसल्स नहीं है। ये जाइलम का कंपोनेंट है। फ्लोएम की मात्र मृत कोशिका है। डैश आर द ओनली डेड सेल्स ऑफ फ्लोएम। कौन है? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स दिख जाए मृत कोशिका, बाकी ये तीनों ही जीवित है। पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। वार्षिक वलय से पता लगता है, जो एनुअल रिंग्स होती है, इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है वृक्षों की आयु। ये देखो, एक जो स्टेम होता है, ये मान लो एक वृक्ष था, एक वृक्ष को ऐसे काटा गया, काटने के बाद ये इस प्रकार की संरचनाएं दिखेगी अगर आप ऊपर से झांक करके देखोगे तो, और इस प्रकार के रिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो इस रिंग्स में आपको मिलेगा डार्क रिंग और लाइट रिंग, यानी कि डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस प्रकार से आपको रिंग्स मिलेंगे। ये डार्क और लाइट कब बनता है? ये डार्क तब मिलेगा जब मौसम बकवास होगा। बकवास बोले तो जो पेड़ है उसके लिए, जो पौधा है, पेड़ है, उसके लिए जो वातावरण है वो उसके मन पसंद के लायक नहीं है, फेवरेबल नहीं है। और लाइट कब मिलेगा? लाइट रिंग, ये लाइट रिंग तब मिलेगा जब मौसम क्या हो? मस्त हो। मौसम मस्त बोले तो जो पेड़ है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। प्लांट्स के लिए जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब उसके स्टेम में आपको ये लाइट रिंग बनेगा, और जब अनफेवरेबल होता है तब ये डार्क रिंग बनेगा। जो लाइट रिंग होता है ये थिक भी होता है, मोटी होती है, जबकि ये थिन होती है। तो एक ही साल के अंदर ये बकवास मौसम भी आता है और मस्त मौसम भी आता है। एक ही साल के अंदर ये दोनों ही मौसम आते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के हम एक एनुअल रिंग बोलते हैं। एक एनुअल रिंग बोलते हैं, यानी कि ये एक एनुअल रिंग, ये भी एनुअल रिंग, ये दोनों मिलकर एक एनुअल रिंग, ये दोनों मिलकर के एक एनुअल रिंग। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं कि कितने एनुअल रिंग्स बने। जितने एनुअल रिंग्स बने वही उस पेड़ की एज हो जाती है। तो एनुअल रिंग से हमें एक पेड़ की जो आयु है वो पता लग जाती है। निम्न में से किस उत्तक की कोशिकाएं अपरिपक्व है, इमैच्योर है? तो इमैच्योर कोशिकाएं होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास। डी हमारा राइट आंसर। शब्द विभज्योतिकी, शब्द विभज्योतिकी यानी कि मेरिस्टेम, ये किसने दिया? ये ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ये वाला मेरिस्टेम जो शब्द है ये दिया था नेगेली ने, नेगेली। तो आप इस नाम को हल्के में मत लेना, ये ध्यान में रखना, मेरिस्टेम। डैश पादप तना की परिधि या मोटाई में वृद्धि करता है। पादप की तना या फिर तना की जो परिधि है या फिर जो मोटाई है उसमें वृद्धि करता है ये लैटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है लैटरल मेरिस्टम। स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा टिश्यू की कोशिकाएं डैश के कारण कोनों पर मोटी होती है, पैक्टिन के कारण कोनों पर मोटी होती है। देखो सेलुलोज हेमिसेलुलोज भी होगा यहाँ पे, लेकिन पैक्टिन के कारण ये मोटी हो जाती है। डैश उत्तक पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि तना हो गया, पत्ती हो गया, इसमें बिना टूटे लचीलापन लाता है। तो लचीलापन लाना ये कोलेनकाइमा का काम है। गलत मिलान चुनना है।
पैरेन्काइमा का काम फूड को स्टोर करना है, कोलेनकाइमा का काम प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर प्लांट्स को स्टिफ बनाना है, रिजिड बनाना है, हार्ड बनाना है। क्लोरेनकाइमा ये पैरेन्काइमा है, तो इसकी कोशिका जीवित होगी ना कि मृत होगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत मिलान है। स्थूल कोण उत्तक का काम क्या है? एक तो मैकेनिकल सपोर्ट है, दूसरा लचीलापन लाना है, तीसरा मैंने आपसे कहा था कि इसकी कोशिकाओं के पास भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट हो, तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, सी हमारा राइट आंसर। पादपों में निम्न में से कौन जीवित कोशिकाएं हैं? कौन है इनमें से जो जीवित कोशिकाएं हैं? जाइलम वेसल्स, जाइलम के अंदर आपने देखा था एकमात्र जीवित कोशिका पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, यानी कि ये डेड होगा तो ये नहीं होगा। मेरिस्टेम तो जीवित कोशिका होती ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। कॉर्क डेड, फाइबर्स डेड, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो ये हमारा एक बहुत ही आसान चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर समाप्त होता है, प्लांट टिश्यू। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो भी एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।